Welcome students of 8th class boys and girls. This is Mukhtar sir with the topic agriculture. ये चैप्टर है वहाँ पर ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4। आज हम इस एग्रीकल्चर के हवाले से आपके साथ कुछ बातें करेंगे। दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस वेरी लेसन। तो शुरुआत करते हैं किसकी, एग्रीकल्चर की। तो जहाँ तक बात एक्टिविटीज़ की हम पहले करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्टिविटी, जो हम काम करते हैं ना भाई साहब, हज़ारों लाखों किस्म के हमारे पास काम रहते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस to name them to every single activity. It is not possible to name every single activity which is going on the surface of the earth. So broadly हमने जो है सारे कामों को जो है 3 ही कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। जब हम नेचर के साथ डील करते हैं, यानी या तो हम जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, या तो उनको हम प्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह से हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं, यहाँ पर हम प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल दीज प्रोडक्ट्स, चाहे वो आयरन ओर हो, लेकिन आयरन ओर को इंसान नहीं बना सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मैन्युफैक्चर आयरन ओर, लेकिन ये अवेलेबल है नेचर में। लेकिन इसको क्या करते हैं हम, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं वहाँ से। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये दोनों ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही हैं, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, लेकिन इसको हम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बट आफ्टरवर्ड्स देयर आर न्यूमरस प्रोडक्ट्स विच वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली। यही आयरन ओर हमने हासिल किया, इसको हम स्लैब्स में या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते अनलेस वी डू स्मेल्टिंग। आयरन ओर जो होते हैं मिट्टी जैसा होता है भाई साहब, इसको स्मेल्टिंग किया जाता है। और स्मेल्टिंग का मतलब इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाता है और वहाँ से इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि मेटल हासिल किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास कॉटन है। कॉटन को हम डायरेक्टली अपने इर्द गिर्द लपेट नहीं सकते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ब्लैंकेट्स में या स्वेटर्स में। ठीक है सर। तो ये सारे चीज़ें जहाँ पर हम इनको इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, तो वो जगह इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों को, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हासिल की जाने वाली चीज़ों को जब हम प्रोसेस करते हैं, इनको इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, ये अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती हैं। इसको हम सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस करते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आपको ट्रैक्टर लाना है सपोज़, ठीक है, आपको ट्रैक्टर के लिए पैसे नहीं आपके पास हैं, तो आप क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से क्रॉप फेलियर का खतरा रहता है, आप इंश्योरेंस कराते हैं अपने क्रॉप्स का। इसी तरह से सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ बैंक से लाते हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस वगैरह करते हैं या पैसा लेते हैं लोन की शक्ल में। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो काम हमारे पास हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनमें पैसा इन्वॉल्व होता है, चाहे वो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट हो, ये सारे काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही कहलाते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे पास 3 अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जिनमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, इट इज़ अ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर इंसान जो है प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स करता है, क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को वगैरह वगैरह। व्हेन वी सी द इंडिया, लगभग हमारे पास 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन जो हमारी अभी भी हिंदुस्तान में है, दैट इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सो वी कैन से इन सिंपल टर्म्स, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ओके सर। सो जहाँ तक बात एग्रीकल्चर की है, इसमें हम सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन को हम नहीं लेते हैं, क्रॉपिंग को नहीं लेते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें एग्रीकल्चर, ये 2 वर्ड से निकला हुआ है, एगर और कल्चर। एगर मीन्स सॉइल और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, या इसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। आई बात समझ में। और बहुत सारी चीज़ें इसके लिए प्रीरिक्विजिट कंसिडर की जाते हैं फॉर डूइंग आइडियल, फॉर डूइंग गुड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वी मस्ट हैव फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, देयर शुड बी गुड टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, and at the same time we must have a very fertile soil over there. There are different types of soil, is alluvial soil, black soil, and literate red mountain soil and all that. But in those regions where we don't have this fertile soil available for agricultural activity, वहाँ पर इंसान ने अपनी अकल का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है।
लेकिन पुराने ज़माने में जो था ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, इसीलिए दोज रीजन्स व पुट अंडर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो फर्टाइल हुआ करती थी। ठीक है सर। अगर मैंने अभी कहा तो एग्रीकल्चर जो है ये एक सिंगल क्रॉपिंग जो हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करते हैं उसका नाम नहीं है। अगर हम एग्रीकल्चर देखें, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करते हैं, क्रॉप्स को रेज करते हैं, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इसमें आ जाता है, फार्मिंग वगैरह ये सारा आता है। इसके बाद आता है सिरिकल्चर। सिलिकल्चर में हम जो है सिलिक वर्म्स को रेयर करते हैं। ठीक है। इसी तरह से पेसिकल्चर हमारा आता है जिसमें हम फिशेस को ब्रीड करते हैं, उन पॉन्ड्स में, टैंक्स में उनको पालते हैं। इसी तरह से विटिकल्चर जिसमें हम ग्रेप्स को कल्टीवेट करते हैं, और इसी तरह से हॉर्टिकल्चर जहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को कल्टीवेट किया जाता है। तो ये सारे जो हैं एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये बेसिकली अलग अलग हिस्से हैं हमारे एग्रीकल्चर के। आई बात समझ में? तो पूरी दुनिया में वेयर द क्लाइमेटिक कंडीशन इज गुड, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ दोज रीजन्स आर पुट अंडर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरेबल लैंड जो होता है जहाँ पर हमारे पास अच्छी तरह से कल्टीवेशन होती हैं। अगर वहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी, कुछ प्रॉब्लम्स भी रहते हैं एरेबल लैंड में, तो वहाँ पर उसके बावजूद भी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की जाती है। ठीक है सर। तो जहाँ तक बात एग्रीकल्चर या फार्मिंग की है, फार्मिंग की अगर हम बात करें, ये एक सिस्टम कहलाता है, इसको हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, फॉर्म सिस्टम कहते हैं। फॉर्म सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास गाड़ी होती है ना, गाड़ी में जब सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा तब जाके गाड़ी चलेंगी। अगर एक ही भी हिस्सा नहीं होएगा वहाँ पर तो आपकी गाड़ी नहीं चलेंगी। फॉर एग्जांपल सर, आपकी गाड़ी में सब कुछ है, पेट्रोल, डीजल, जो भी उसमें लगता है, टायर वायर सब कुछ, लेकिन गाड़ी चलाने वाला नहीं। इज़ इट पॉसिबल फॉर गाड़ी दिस व्हीकल इटसेल्फ टू गो ऑन दिस रोड्स एंड ऑल दैट? जाएगी वहाँ पर खुद? नहीं सर। टायर बाहर निकाल दो, टायर बाहर निकालूंगा, सब कुछ होएगा, फिर भी नहीं चलेंगी। तो इसी तरह से जो हमारे पास फॉर्म सिस्टम है, ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, या इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करते हैं तब जाके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें कुछ इनपुट्स होते हैं, बाद में प्रोसेसिंग होती है, और हमारे पास कुछ बाद में रिजल्ट निकलता है आउटपुट की शक्ल में। जब हम फार्मिंग सिस्टम को देखते हैं, इसमें दो चीज़ें रहती हैं, ह्यूमन फैक्टर और फिजिकल फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है सर। ये दोनों मिलके अब हमारा फॉर्म सिस्टम क्रिएट करते हैं। अगर हम इनपुट्स, प्रोसेसिंग और आउटपुट की बात करें, जैसे इनपुट में ट्रैक्टर्स आएंगे, मशीनरी जिसको हम कहते हैं, सीड्स और केमिकल्स आते हैं। प्रोसेसिंग में हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सोइंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं, स्प्रेइंग वगैरह करते हैं, और अल्टीमेटली आउटपुट की शक्ल में हमारा क्रॉप निकल आता है। आई बात समझ में? अगर ह्यूमन इनपुट्स की बात करें, इसमें केमिकल्स, मशीनरी, लेबर, स्टोरेज, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान जो है यूटिलाइज करता है एग्रीकल्चर में। लेकिन रेनफॉल, सॉइल, टेम्परेचर, सनशाइन, ठीक है सर, स्लोप ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, और इनको हम फिजिकल इनपुट्स कहते हैं। ह्यूमन इनपुट्स और फिजिकल इनपुट्स, ये दोनों मिलके इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है एक सिस्टम में, फिर हमारे पास आउटपुट की शक्ल में क्रॉप निकल के आ जाते हैं। आई बात समझ में? नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स, तो हमारे पास दुनिया में अलग अलग टाइप्स की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस चूँकि वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हैं, और बहुत सारी चीज़ें वेरी करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट इज बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स वी हैव डिवाइडेड आवर फार्मिंग सिस्टम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहली जो ब्रॉड टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरे होते हैं कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज सच टाइप ऑफ फार्मिंग जहाँ पर एक किसान जो है बहुत पुराने तरीके से और इतनी कल्टीवेशन कर पाता है क्रॉप्स की कि उसकी खुद की, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसमें निकल जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद इस सब्सटेंस फार्मिंग को हम दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को बाद में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैटिक हर्डिंग में कल्टीवेट करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट व्हेन टू लुक एट द कमर्शियल फार्मिंग, इसकी तीन अलग अलग टाइप्स आते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग और प्लांटेशन। लेट अस डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग वन बाय
वन। जहाँ तक बात सब्सिस्टेंस फार्मिंग की है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है यहाँ पर हाउस होल्ड लेबर्स, घर के ही लोग इस्तेमाल किए जाते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। पुराने लेवल के जो टूल्स रहते हैं, ऑल द ओल्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आर यूज्ड इन, जो स्मॉल आउटपुट्स रहते हैं इसमें फैमिली मेम्बर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अब इसके दो अलग अलग टाइप्स हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही है, लेकिन इसमें स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड इस्तेमाल किए जाते हैं। पुराने तरीके के जो टूल्स रहते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसी तरह से जो वहाँ पर आउटपुट निकलता है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, ज़्यादातर इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के हम मेज़, राइस, वीट, पल्सेस वगैरह थोड़ा सा इसमें कल्टीवेट कर पाते हैं। द मेजर रीजन ऑफ द होल वर्ल्ड वेयर वी डू दिस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दे लाइज बोथ इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में उनको देखा जाता है, और उन इलाकों में जो है मानसून का थोड़ा सा इफेक्ट रहता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। ए पीस ऑफ लैंड इज क्लियर्ड इन द जंगलों में थोड़ा सा वो पेड़ वेड़ काटे जाते हैं, और द फॉरेस्ट डिवेलर्स मोस्टली डू दिस एक्टिविटी। वो क्या करते हैं, जंगल का काटते हैं, पेड़ वेड़ वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटते हैं, फिर उनको जलाते हैं वहीं पर, उस पीस ऑफ लैंड को वो टिल करते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ 2, 3, 5, 6 ईयर्स वो उसको कल्टीवेट करते रहते हैं। व्हेन दिस पीस ऑफ लैंड लूज इट्स नेचुरल फर्टिलिटी, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली विदाउट यूजिंग द आर्टिफिशियल fertilizers and all that in a particular piece of land, it loses its natural fertility with time. तो ये जंगल में रहने वाले लोगों को ये मेथड्स पता नहीं होते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना, तो ये इन हिस्सों को जो है 2, 4, 5 साल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब प्रोडक्शन कम होती है वो इस पीस ऑफ लैंड को छोड़ के दूसरे इलाके में, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, दूसरा फॉरेस्ट कवर जो है थोड़ा सा काट देते हैं और वहाँ पर कल्टिवेशन करने लगते हैं। तो ये प्रोसीजर वो फॉलो करते रहते हैं अगेन एंड अगेन। तो इस तरह से इस सिस्टम को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको जूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग दुनिया के हिस्सों में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड जूमिंग, ब्राज़ील में रोका, मैक्सिको में इसको मिल्पा, मलेशिया में इसको लैंडिंग कहा जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद नोमैडिक हर्डिंग भी हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ही आते हैं। आपने देखा होगा गुजर एंड बकरवाल जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, वो अपने हर्ड्स के साथ, माल मवेशियों के साथ राजौरी से कश्मीर की तरफ आते रहते हैं। एट द सेम टाइम इन द सेम मैनर सेमी एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, और वहाँ से भी बहुत सारे लोग अपने माल मवेशियों के साथ, गोट्स या कैमल्स, शीप्स के साथ घास की तलाश में कभी एक जगह पे हो तो कभी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। एनिमल रियरिंग भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आती है, लेकिन इसको हम नोमैडिक हर्डिंग कहा करते हैं। तो ये भी जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में ही आती हैं। ठीक है सर, बाद में इनसे हाइड्स, वूल, मिल्क हासिल किया जाता है और उनकी रोजी रोटी निकल जाती है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कमर्शियल फार्मिंग। नाम सुनते ही जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे मार्केट के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में हम बड़े प्लॉट्स ऑफ लैंड का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी लुक एट द लैंड होल्डिंग इन द कमर्शियल फार्मिंग, इट इज़ टू मच हाई एज़ कम्पेयर टू द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या सब्सिस्टेंस फार्मिंग अगर हम कहेंगे। तो इसमें सबसे पहला था कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वीट, मेज़ बड़े पैमाने पे जो है प्रोड्यूस किया जाता है। टेम्परेट ग्रास लैंड जो हमारे पास रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप और एशिया में, ठीक है, और सैकड़ों हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसको हम सिंगल क्रॉप फार्मिंग भी कहा करते हैं। बड़े पैमाने पे इसको यहाँ पर कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की जाती है मार्केट के लिए, पैसा कमाने के लिए। इसके बाद मिक्सड फार्मिंग भी हमारा जो है वो भी इसी में आता है, कमर्शियल फार्मिंग में ही आता है। यहाँ पर फूड और फोडर दोनों इस्तेमाल कल्टीवेट किए जाते हैं। रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक भी इसमें आता है। यूरोप में, यूएसए में, अर्जेंटीना के साथ साथ बाकी दुनिया के अलग अलग इंपॉर्टेंट रीजन्स में भी इसको मिक्सड फार्मिंग में जो है लाया जाता है। यहाँ पर हम एक ही पीस ऑफ लैंड में 1-2 फसलें लगाते हैं, जिससे हमारे माल मवेशी और इंसानों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कमर्शियल फार्मिंग इज़ प्लांटेशन, सिंगल क्रॉप फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। नहीं कि आपको एक बार ही लगाने की ज़रूरत पड़ती है फसल, इसको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 5, 10, 15 सालों तक भी कोई फसल चलती हैं। इसको हम प्लांटेशंस का नाम देते हैं। व्हेन वी लुक एट द इंडिया, द प्लांटेशन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जब उन्होंने पहली बार यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, टी कल्टीवेशन लाई थी, जिसको हम प्लांटेशंस का नाम दे सकते हैं। टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना
और अगर हम कश्मीर की बात करें, जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हमारे पास रहते हैं, एप्पल ट्रीज जो होते हैं वो भी प्लांटेशन में ही आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी हमें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मेन मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ टू अर्न द मनी। ठीक है सर। तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों के हवाले से। तो अगर हम देखें दुनिया में, अगर इंपॉर्टेंट रीजन्स देखें प्लांटेशन के हवाले से, मलेशिया का रबर कौन बोल सकता है, ब्राज़ील की जो कॉफ़ी है, और हिंदुस्तान की चाय और श्रीलंका की चाय को कौन बोल सकता है। लेकिन इसको हम सिंगल क्रॉप फार्मिंग कहते हैं, प्लांटेशन को कहा जाता है, बट इट कम्स अंडर कमर्शियल फार्मिंग। आई बात समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग किस तरह से की जाती है, क्योंकि भाई साहब आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे आपको नज़र रखना होता है ताकि आपको अच्छा पैसा मिले। हाँ, बनाना, वाह वाह वाह, कितने अच्छी तरह से आपको देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दुनिया के मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय द मेजर क्रॉप्स? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू मच, जो बहुत बड़े पैमाने पे जिनकी कल्टीवेशन की जाती है उनको मेजर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है सर। एंड व्हेन वी लुक एट द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे आर डिफरेंट, बिकॉज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मेजर क्रॉप्स या मेजर फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें, उसमें से वीट, राइस, मेजर, मिलेट्स आते हैं। मेन फाइबर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, वो जो रेशेदार क्रॉप्स जिनसे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, फाइबर्स जिनसे हम हासिल होते हैं, उसमें जूट और कॉटन भाई साहब आएंगे। बेवरेज क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जिनको हम पीते हैं, पीने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारी टी और कॉफ़ी आएगी। ठीक है सर। और हमारे पास जो बहुत सारे क्रॉप्स रहते हैं, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज हु आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन the raw material on the agriculture sector, for their raw material on the agriculture sector। उनका एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रॉ मटेरियल आता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आई बात समझ में। तो ये इंडस्ट्रीज़ का होना भी एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पे ही मुमकिन होता है। लेट अस सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप, दैट इज राइस, एंड इट इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन्स में इसको कल्टिवेट किया जाता है। इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई ह्यूमिडिटी एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। भाई साहब जब इसको हम कल्टिवेट करते हैं, वो आर द कश्मीरी पीपल आर वेरी वेल अबाउट दिस कल्टिवेशन ऑफ राइस, दिस क्रॉप, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें बहुत सारा पानी लगता है। एलुवियल सॉइल जो है वो बड़ी अच्छी कंसिडर की जाती हैं सो फार एज द कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड द गेटिंग द बेस्ट प्रोडक्शन आउट ऑफ दैट। तो अच्छी सॉइल, क्ले सॉइल, एलुवियल सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है, फर्टाइल सॉइल, और इसके साथ साथ वी मस्ट हैव अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। हाँ, इसके पानी जो है जड़ों के नीचे रिटेन करना चाहिए और वो ज़रूरी होता है। और दुनिया में अगर हम बात करें, द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इंक्लूड्स इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। लेकिन जो लीडिंग प्रोड्यूसर दुनिया में है दैट इज़ चाइना। चाइना दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पे राइस प्रोड्यूस करता है। आई बात समझ में। सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप इज़ वीट। वीट जो है इसमें मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा टेम्परेचर ना कम टेम्परेचर, बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल जो है ग्रोइंग सीजन में अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन जो ही इसकी हार्वेस्टिंग टाइम नज़दीक आता जाते हैं, वी मस्ट हैव अ ब्राइट सनशाइन ओवर देयर, क्योंकि उस टाइम पे बारिश गिरने का जो है वो इसकी बैंड बजा सकता है। लूमी सॉइल जो है वो उसके लिए अच्छी कंसिडर की जाए, वो चिपचिपी सॉइल वो अच्छी कंसिडर की जाती हैं। और दुनिया में अगर हम वीट प्रोड्यूसर्स की बात करें, जहाँ पर बड़े पैमाने पे जो है प्रोड्यूस किया जाता है वीट, उसमें अमेरिका, यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कनाडा दूसरे नंबर पर और अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान भी इसमें आता है। और हिंदुस्तान में इसको विंटर क्रॉप या रबी क्रॉप की शक्ल में कल्टिवेट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीट की फसल कितनी अच्छी लहलहा रही है। एंड द राइट साइड टू द स्क्रीन वी हैव अ मशीन ओवर दैट, जिसको हम कॉम्बाइन कहते हैं। ये कॉम्बाइन जो है बड़े पैमाने पे जो है कल्टीवेशन करता है, हार्वेस्टिंग करता है सॉरी, इस क्रॉप की, और साथ साथ उसको जो है दूसरे साइड में ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से अवेलेबल भी रखता है, मतलब उसको दूसरे साइड से स्टोर करके दूसरी गाड़ियों में भर के जो है फैक्ट्रीज तक ले जाने का भी काम करता है। और दूसरे साइड से इसी मशीन के ज़रिए से घास भी छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन में ही वहीं पर काटी जाती हैं। ओके, इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है दैट इज़ मिलेट्स। मिलेट्स आप ऐसा समझ लो कोरस ग्रेन, छोटे छोटे दानेदार वाले जो फसलें होती हैं उनको मिलेट्स का नाम देते हैं। सैंडी सॉइल इसके लिए बहुत अच्छी कंसिडर की जाती हैं, और अगर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कम भी हो वो भी चलेगा, क्योंकि इन फसलों को उगाने के लिए हमें ज़्यादा फर्टाइल जो है
ज़रूरत नहीं होती हैं, फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती हैं, और लो रेनफॉल, हाई मॉडरेट टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एडुकेट रेनफॉल भी चलेगी भाई साहब। और अगर मिलेट्स की हम बात करें तो इसमें याद रखेंगे ज्वार, बाजरा और रागी जो है हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे मिलेट्स क्रॉप्स की शक्ल में जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं। इसके साथ साथ नाइजीरिया और चाइना में भी इनकी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, दीज आर द 3 मेजर क्रॉप्स, ज्वार, बाजरा और रागी। आए बात समझ में? तो इसके बाद मेज़, हमारा जो है मेज़ जो है मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसके बाद मेज़ जो है ये बहुत अच्छा क्रॉप कंसिडर किया जाता है। हाँ, मॉडरेट टेम्परेचर इसके लिए भी हमें ज़रूरत होती है, रेनफॉल भी अच्छी खासी होनी चाहिए, और बहुत अच्छी खासी सनशाइन का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। और फर्टाइल सॉइल मेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाते हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान में देखें, इसको भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे कल्टीवेट किया जाता है, बट द मेन मेज़ प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द वर्ल्ड इंक्लूड्स नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील और चाइना। मेज़, मकई, कॉर्न जिसको हम कहते हैं, इसको बड़े पैमाने पे फूड क्रॉप और फोडर क्रॉप दोनों की शक्ल में दुनिया में कल्टीवेट किया जाता है। आई बात समझ में? नाउ द नेक्स्ट मेजर क्रॉप इज़ कॉटन, कपास जिसको हम बोलते हैं। कॉटन जो है हाई टेम्परेचर में इसको कल्टीवेट किया जाता है, बहुत कम रेनफॉल, और देयर शुड बी एटलीस्ट 200, यहाँ पर 210 दिखा है, लेकिन अगर 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज होंगे ब्राइट सनशाइन के साथ, तो इसको कल्टीवेट करना आसान हो जाता है। व्हेन यू लुक एट दिस टाइप ऑफ सॉइल, हमें बताया जाता है कि ब्लैक सॉइल इसके लिए बड़ी अच्छी कंसिडर की जाती है। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, और एल्यूवियल सॉइल भी इसके लिए अच्छी कंसिडर की जाती हैं। एट द सेम टाइम व्हेन यू लुक एट द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, द चाइना ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन, यूएसए सेकंड, और इंडिया ऑक्यूपाइज द थर्ड पोजीशन इन द कॉटन दीज प्रोडक्शन, एंड द पाकिस्तान ऑक्यूपाइज द फोर्थ पोजीशन। आई बात समझ में? और मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर सेकंड कि जो कॉटन क्रॉप होती हैं, कॉटन क्रॉप ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, हमें इसमें सिकलेड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है और सिकलेड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत सारे देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर एंगेज्ड इन दिस वेरी सेक्टर। इसके बाद जूट एक और हमारे पास मेजर क्रॉप आता है, इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो शाइननेस होती है, गोल्डन शाइननेस होती है, इस बुनियाद पे इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। एल्यूवियल सॉइल, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए बहुत आइडियल कंसिडर की जाती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन इसमें ग्रो किया जाता है, लेकिन मोस्टली द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी हैव द ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन आर कंसिडर्ड गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं जूट में। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, तो हिंदुस्तान में जूट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा था। क्यों? क्योंकि जो एरिया था जहां पर हम लैंड इसको कल्टीवेट करते थे जूट को, वो बांग्लादेश में चला गया था, और इसके साथ जो लोग वाबस्ता थे वो हिंदुस्तान में रह गए थे। तो पार्टीशन के टाइम पे जो है इस जूट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मेजर क्रॉप है दैट इज़ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है ये सबसे पहले लाई गई थी कोलंबिया से हिंदुस्तान में लाई गई थी, और बाबा बुदान हिल्स जो हमारे पास रहते हैं साउथ में, नीलगिरी इसमें वेस्टर्न घाट्स में, तो वहाँ पर इसको कल्टीवेट किया जाता है, और प्रेजेंट डे वर्ल्ड में भी वहीं पर इसको सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। द साउथ इंडिया, द नीलगिरीज एंड द बाबा बुदान हिल्स आर स्टिल हैविंग दिस इंपॉर्टेंस एज फार एज द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी इज कंसर्न। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेल ड्रेनेड ल्यूमी सॉइल। बारिश भी अच्छी खासी पड़नी चाहिए, बट दैट शुड नॉट स्टेगनेट अंडर द रूट्स ऑफ, अंडर द स्टेम्प्स ऑफ द ट्रीज। पानी अच्छी खासी गिरनी चाहिए, लेकिन वो नीचे ज़मीन के साथ जो है वो निकलनी चाहिए। वहाँ पर स्लोपी रीजन और वेल ड्रेनेड सॉइल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 1। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होंगे। अल्लाह हाफिज़।